Hello beta, let's continue with our new chapter biomolecules. For IIT JEE NEET इतना ज़्यादा हॉट टॉपिक नहीं बिकॉज कभी कभार एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं रेयरली, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए बिकॉज इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल होता है. मेनली अगर आपको बेसिक नॉलेज है बायोमोलिक्यूल्स की देन आप आराम से वो क्वेश्चन को चेस कर सकते हैं. एंड जो लोगों की मेमोराइज करने की पावर बहुत ज़्यादा है तो उनके लिए बहुत अच्छा चैप्टर है बिकॉज उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स याद रखने पड़ते हैं, उनके नाम याद रखने पड़ते हैं. सो ये उनके लिए प्लस पॉइंट है बिकॉज अगर आपने ये चैप्टर किया है यहाँ से क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली विद इन अ सेकेंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आराम से 4 नंबर मिल सकते हैं. तो एक मतलब अच्छी डील है IIT JEE नीट के लिए. एंड ये चैप्टर तो आपके बोर्ड्स में भी है. सो इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना, ठीक है. तो बायोमोलिक्यूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोमोलिक्यूल्स में हमको पढ़ना है क्या क्या है. हमको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड. ओके, आप देखो बहुत सारी जगह पर आप वीडियोस में देखो कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, मतलब एनर्जी देते हैं आपको, लाइफ के लिए केमिकल प्रोसेस जो हमारे बॉडी में चलती रहती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो. तो बहुत सारी डेफिनेशन है, पर मेरा मेन फोकस ये है कि हमको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है. JEE और नीट में जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करना है, दैट्स अ मोटो. बस बहुत सिंपल है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड ऐसा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट कभी कभार न्यूक्लिक एसिड से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में तो हम इसको भी देखेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं. कार्बोहाइड्रेट का मतलब समझो क्या होता है. कुछ नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करिए वो क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट. अब आप बोलोगे सर लाइट पंखा हमको भी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी मिल रही है तो कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे क्या, नहीं. जो खाने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया, मैल्टोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो मेनली द विच प्रोवाइड्स एनर्जी उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स. अब कार्बोहाइड्रेट्स को मेनली क्लासिफाई करना पड़ेगा बिकॉज एनर्जी तो हमको बहुत सारे लोग देते हैं, तो हम डिफाइन कैसे करें कार्बोहाइड्रेट को. तो इसकी एक ओल्ड डेफिनेशन थी. ओल्ड डेफिनेशन कुछ इस तरीके से थी. उन्होंने क्या किया, इस कार्बोहाइड्रेट वर्ड के बेसिस पे एक डेफिनेशन दे दी कि द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट. मतलब अगर किसी भी आप कार्बोहाइड्रेट को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, CxH2OY टाइम्स, मतलब कार्बन का हाइड्रेट, उसको हम क्या बोल देंगे, कार्बोहाइड्रेट. बट द प्रॉब्लम विथ दिस डेफिनेशन वाज कि ये बहुत सारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनके लिए एप्लीकेबल थी, बट बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट नहीं थे उनके लिए भी एप्लीकेबल हो रही थी, एंड जो कार्बोहाइड्रेट थे उनके लिए नहीं हो रही थी. मतलब कि एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, मतलब सारे कार्बोहाइड्रेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है. बट स्टिल ओल्ड डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या कमी थी जिसकी वजह से हमको नए डेफिनेशन की जरूरत पड़ी. हम लोग मेनली फोकस तो न्यू डेफिनेशन पे करते हैं, बट वो न्यू डेफिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी वो तभी पता चलेगा जब हमको पता चलेगा कि ओल्ड डेफिनेशन में क्या कमी थी, ठीक है. तो ओल्ड डेफिनेशन क्या बोलती है, दे आर कंसिडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. जनरल फॉर्मूला क्या होता है इनका, CxH2O होल बाय. एक्स और वाई कोई भी इंटीजर नंबर हो सकते हैं, ठीक है. अब क्या होता है, मेनी इनिशियल मॉलिक्यूल फॉलोड दिस डेफिनेशन. मतलब स्टार्टिंग में भाई अब इन्होंने डेफिनेशन बनाई तो उनको दिखाना भी पड़ेगा कि भाई साहब कौन कौन हमारे मॉलिक्यूल इसको फॉलो कर रहे हैं. तो जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6. तो इसको आप देखो इस तरीके से लिख सकते हो, C6H2O होल 6. ये बोथ आर सेम थिंग. देखो C6H12O6, देखो C6 हो गया, H12 6 2 16, सॉरी 6 2 12, H12 हो गया, और यहाँ पर 1 है तो 6 1 6 हो गया, ठीक है. तो C6H12O6 तो मेनली हम इसको क्या करते हैं, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और ये सेम इस जनरल फॉर्मूले की तरह दिख रहा है हमको, CxH2O होल y, वेर x का नंबर कितना है 6 और y का नंबर कितना बेटा 6 है ना. तो ग्लूकोज को हम इस डेफिनेशन में पुट कर रहे हैं तो ये इसको फॉलो कर रहा है, तो हम बोलेंगे ग्लूकोज इज अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. मतलब बोल देंगे ये एक फैमिली है, कार्बोहाइड्रेट का एक मेंबर है, ठीक है. अब
वैसे फ्रक्टोज को देखो बेटा C6H12O6, आप बोलोगे सर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, हम आगे पढ़ेंगे अभी। बाद वो इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, तो ये भी हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया। सुक्रोज देखो C12H22O11, इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो C12H2O11। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे 4 मॉलिक्यूल्स हैं या फिर आप बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट है, ये ओल्ड डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे 4 नहीं, ऐसे बहुत सारे थे। तो ये तो क्या प्लस पॉइंट था, बट बेटा कोई भी डेफिनेशन आती है तो उसकी टांग खींचने के लिए कोई ना कोई आ जाता है। तो वैसे भैया बाकी साइंटिस्ट ने स्टार्ट करा, बोला एक काम करो कि ओल्ड डेफिनेशन फेल्ड क्यों हुए हम बताते हैं आप लोगों को। देखो पहला प्रॉब्लम थी कि वाई ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फेल्ड। इसका फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज कार्बन डोंट फॉर्म हाइड्रेट। सीधी सी बात है, कार्बन वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स कब से बनाने लग गया। ठीक है, तो कार्बन मेनली हाइड्रेट्स कंपाउंड फॉर्म करते नहीं है, एक बेसिक पॉइंट। सेकेंड बेसिक पॉइंट कि मेनी मॉलिक्यूल विच वेयर नॉट अ कार्बोहाइड्रेट स्टिल दे वेयर फॉलोइंग ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि भाई साहब जो कार्बोहाइड्रेट है भी नहीं, वो भी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप फॉर्माल्डिहाइड ले लो, फॉर्माल्डिहाइड क्या होता है, HC≡OH। तो आप देखो बेटा, आप फॉर्माल्डिहाइड को जब आप लिखोगे HC≡OH, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे क्या हो जाएगा, CH2O, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं C1H2O(1). तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू भी क्या हो गई, 1। पर हमको पता है कि फॉर्माल्डिहाइड इट्स नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, स्टिल ये तो फॉलो कर रहा है। तो मतलब डेफिनेशन तो हमारी बहुत काम चलाओ टाइप के, जुगाड़ू टाइप के, कुछ मॉलिक्यूल पे फॉलो कर रही है, और जो मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट नहीं उस पर भी फॉलो कर रही है। मतलब ये क्या है भाई, नाटक लगा रखा है। ठीक है, तो ये इसका एक गलत पॉइंट। वैसे देखो एसिटिक एसिड ले लो आप, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3C≡OH। तो देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो तो आप इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हो, C2H2O2। तो देखो x की वैल्यू क्या हो गई, 2, और y की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2। तो एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्माल्डिहाइड हो गया। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स थे जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, स्टिल दे वर फॉलोइंग दिस डेफिनेशन। तो ओल्ड डेफिनेशन तो किसी काम की बची ही नहीं। अब देखो, ये तो चलो ठीक है कि भाई ये तो गलती से हो रहा है, बट कार्बोहाइड्रेट के लिए डेफिनेशन दी, इसका मतलब क्या है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट करते हैं वो ये डेफिनेशन फॉलो करना चाहिए था। बट साइंटिस्ट ने देखा कि साला जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब सारे कार्बोहाइड्रेट पे एप्लीकेबल ही नहीं है। मतलब कि क्या, मतलब किस तरीके की डेफिनेशन बना रखी है इन्होंने। तो देखो मेनी मॉलिक्यूल्स विच वेर कार्बोहाइड्रेट बट दे वेर नॉट फॉलोइंग ओल्ड डेफिनेशन। एग्जाम्पल बेटा रैमनोज C6H12O5। देखो इसको आप इस फॉर्म में लिखने जाओगे तो C6H2O5 पर एक H2 बच जाएगा। तो मतलब आप इसको तो ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेट ही नहीं कर सकते। पर भाई साहब बोलेगा यार मैं तो कार्बोहाइड्रेट हूँ, मैं अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बैठ नहीं रहा, इसका मतलब क्या, मुझे कार्बोहाइड्रेट नहीं बुलाओगे तुम लोग, ये तो गलत डेफिनेशन है। इसलिए ओल्ड डेफिनेशन को फाड़ के फेंक दिया गया। बट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज क्या बेटा देखो ओल्ड डेफिनेशन आई तभी तो लोगों ने उसमें कुछ कमी निकाली, तब जाके न्यू डेफिनेशन आई। तो साइंस इसी तरीके से ग्रो करता है, पहले लोग कुछ डिस्कवर करते हैं, फिर उसमें कुछ कमियां निकाली जाती हैं, कुछ फॉल्ट निकालते हैं, फिर उस फॉल्ट को कंप्लीट करने के लिए नई चीजें आती हैं, फिर इसी तरीके से साइंस क्या करता है, ग्रो करता है। तो इसलिए हमको जो गलत चीजें वो भी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो thus there is a need for new definition of carbohydrate which will be applicable on all type of carbohydrate। ठीक है, तो जो नई डेफिनेशन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन हमारे काम में आने वाली है। देखो न्यू डेफिनेशन क्या बोलती है कि दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है बेटा, एक से ज्यादा OH ग्रुप। देखो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप लगे हैं तो इसको हम क्या बोल देंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी मोर देन 1 OH ग्रुप, अल्डेहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, मतलब दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड और कीटोन्स। मतलब कि एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप होते हैं एंड उसके अंदर या तो अल्डेहाइडिक ग्रुप होगा या तो उसमें कीटोनिक ग्रुप होगा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि हैविंग मिनिमम 1 कायरल एटम। मतलब उसके अंदर एक से ज्यादा OH होने चाहिए,
अल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भाई साहब उसके पास कम से कम एक कायरल एटम होना चाहिए। ठीक है, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और ये डेफिनेशन क्या थी, ये डेफिनेशन सब पे एप्लीकेबल हो रही थी। तो ये हमारी डेफिनेशन बहुत प्यारी है। और फिर इस डेफिनेशन को एक और तरीके से बोलते हैं, या फिर ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन हैविंग मिनिमम 1 कायरल एटम। मतलब इसका मतलब समझो, मैं आपको बोलूं कि एक एक्स लड़का है, उसकी सर्टेन ये कंडीशन है, तभी आप उसको क्या बोलोगे, लड़का बोलोगे। बट सपोज वो क्या लड़का है, वो मैं बोल दूं कि यार वो लड़का ना, उसके बाल कैसे होने चाहिए, उसके बाल अच्छे होने चाहिए, बट वो बेटा सो के उठा है, तो अब उसके बाल तो अच्छे होंगे नहीं, तो क्या तुम उसको लड़का बोलोगे, नहीं। बट उसको क्या कर दो, उसको नहला दो, तो नहलाने के बाद वो क्या हो जाएगा, उसके बाल अच्छे हो जाएंगे, फिर बोलोगे हाँ ये लड़का है। वैसे कुछ कंपाउंड होते हैं कि वो आपको बिफोर हाइड्रोलिसिस आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं दिखेंगे, बट जब आप उसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे, जब आप उसमें वाटर ऐड कर दोगे, तो उस हाइड्रोलिसिस के बाद जो नए कंपोनेंट बनते हैं वो किस तरीके से अपीयर होते हैं, हाँ वो अपीयर होते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरीके से। ठीक है, ये डेफिनेशन इस वाले को मैं भी आपको सिंपल करके बताता हूँ। ठीक है, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। बट हमेशा याद रखना, ऐसे कंपाउंड जिनके पास पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप होने चाहिए, अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, मिनिमम एक कायरल सेंटर होना चाहिए, उसको हम क्या बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट। या फिर ऑन हाइड्रोलिसिस वापस से पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड बन जाए, अल्डिहाइड या कीटोन हैविंग मिनिमम 1 कायरल सेंटर, तो उसको भी क्या बोल सकते हैं हम, हाँ कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अभी कि आपको आइडेंटिफाई करवाते हैं कि देखो, आइडेंटिफाई द कार्बोहाइड्रेट अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन। ये आपके क्वेश्चन है, आपको पहले आप लोग खुद अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद आप मुझे बताओगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपको अटेम्प्ट करने हैं। पॉज कर लो वीडियो, अटेम्प्ट करो, खुद से लिखो आंसर, और उसके बाद फिर ऑन करके देखना है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, सुनो। आप मैंने क्या बोला, पॉलीहाइड्रोक्सी, देखो 2 OH ग्रुप तो दिख रहे हैं, वेरी गुड, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। एक कायरल सेंटर भी दिख रहा है। कायरल सेंटर मतलब क्या है, एक ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से या 4 डिफरेंट एटम से या 4 डिफरेंट वैलेंसी से अटैच हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर। देखो इसके पास कायरल सेंटर है, हाँ कायरल सेंटर है। इसके पास 2 OH ग्रुप है, हाँ 2 OH ग्रुप है। पर बेटा इसके पास अगर आप बोल दो इसको कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ये बहुत गलत बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। हाँ, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है C+OH, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। बट कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, या तो अल्डिहाइड होना चाहिए, या तो बेटा क्या होना चाहिए वो, या तो कोई कीटोन होना चाहिए। एसिड की तो बात ही नहीं की थी, तो मतलब ये जो हमारा फर्स्ट वाला कंपाउंड है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने 3 कंडीशन में से 2 कंडीशन फॉलो की और 1 कंडीशन फॉलो नहीं की। अब सेकेंड वाले को देखो बेटा, एक से ज्यादा आप OH ग्रुप है इसके पास, नहीं, सिर्फ एक OH ग्रुप है। तो पहली डेफिनेशन में तेल लेने चले गया, तो मतलब ये भी हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं, हटा दो इसको भी। अब यहाँ देखो बेटा, एक से ज्यादा OH ग्रुप है, हाँ तो पॉलीहाइड्रोक्सी तो है, वेरी गुड। अल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया। और थर्ड कंडीशन थी कि एक मिनिमम एक कायरल सेंटर होना चाहिए। देखो एक कायरल सेंटर, देखो ये रहा एक कायरल सेंटर, क्योंकि देखो इस कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक OH, एक CHO ग्रुप और एक CH2OH के साथ अटैच है, तो ये क्या बन गया, कायरल सेंटर। 2 OH ग्रुप और एक अल्डिहाइडिक ग्रुप, तो हमारा भाई साहब ये क्या है, हाँ ये हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है। और ये हमारा सिंपलेस्ट पॉसिबल कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है, सिंपलेस्ट पॉसिबल, से सिंपल कार्बोहाइड्रेट बना ही नहीं सकते आप। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि बताओ आपकी कितने मिनिमम कार्बन होंगे, मिनिमम कार्बन टू फॉर्म अ सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। तो कितना आंसर आएगा, 1, 2, 3, सिंपल है, वेरी गुड। अब बेटा देखो फोर्थ वाला मुझे आप लोग बताओ, हाँ वेरी गुड, आप लोग तो अच्छे बच्चों, आप लोग करके बैठे गए होंगे। देखो पॉलीहाइड्रोक्सी, वेरी गुड, पॉलीहाइड्रोक्सी है, कीटोनिक ग्रुप भी है, बट एक कंडीशन मिस हो रही बेटा। हाँ वो मिस कौन सी कंडीशन हो गई यहाँ पे, कि यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो भाई साहब ये हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बस ये थर्ड वाला जो कंपाउंड है हमारा, ये कार्बोहाइड्रेट है। इसका नाम पता क्या होता है, हाँ वेरी गुड, जो बच्चे जो चिल्ला के बोल रहा है, इसका नाम क्या होता है बेटा,
ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है बेटा, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है, डी क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे अभी। पढ़े फिलहाल की जान लो कि ये जो हमारा कंपाउंड है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और यही हमारा क्या होता है, सिंपलेस्ट पॉसिबल कार्बोहाइड्रेट, इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है वैसे मैंने, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट पॉसिबल इज, कौन सा है बेटा, ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको। ये देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऊपर एक अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, नीचे वाले कार्बन पे क्या होता है, एक OH लगा होता है, एक H लगा होता है और एक CH2OH लगा होता है ना बेटा। अब देखो, अब आप बोलोगे सर आपने ये OH को राइट में क्यों बनाया, अरे क्यों गुस्सा हो रहे हो बेटा, एक काम करो आप लेफ्ट में भी बना लो। ठीक है, आप लेफ्ट में भी बना लो, चलो बना लिया। तो अब आप बोलोगे सर अब मैं पहचानूंगा कैसे कि सर मैं उसको राइट में लगाना है तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है कि लेफ्ट में लगाऊं तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। वेरी गुड क्वेश्चन। अब सुनो बेटा, इसलिए तो ये DNL नॉमिनोक्लेचर दिया जाता है। ये जो कैपिटल D और एक कैपिटल L नॉमिनोक्लेचर है ना बेटा, ये यही आइडेंटिफाई करने के लिए बताया जाता है कि जो लोएस्ट कायरल सेंटर है, ये जो सबसे लास्ट वाला कायरल सेंटर है, उस पे OH ग्रुप की पोजीशन क्या है। ठीक है, अगर इस वाले केस में देखो बेटा, अगर OH हमारा लास्ट कायरल सेंटर को 1 2 3, अब लास्ट कायरल सेंटर तो एक ही इसमें, तो उसमें तो और कोई लास्ट की बात नहीं, तो ये कायरल सेंटर है, तो इस कायरल सेंटर पे OH का प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड प्रेजेंट है ना बेटा। तो इसलिए इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, कैपिटल D, स्मॉल d नहीं, क्योंकि स्मॉल d और स्मॉल l के साथ कंफ्यूज मत करना, क्योंकि वो होता है डेक्स्ट्रो और लेवेरोटेटरी। ठीक है, ये कैपिटल D और कैपिटल L है। कैपिटल D कैपिटल L का मतलब क्या है, ये बस हमको इंडिकेट करता है कि जो लास्ट कायरल सेंटर है उस पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है कि लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है। अगर राइट हैंड साइड प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, D। ये इसका D फॉर्म है, पर किसका, ग्लिसरॉल्डिहाइड का, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा बेटा, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर ये वाला जो लास्ट कार्बन पे, सॉरी जो लास्ट कायरल सेंटर पे जो OH ग्रुप है, अगर वो राइट हैंड साइड प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और वैसे ही अगर बेटा ये जो लास्ट कायरल सेंटर है, अगर इस पे OH लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। दोनों ग्लिसरॉल्डिहाइड पे दोनों के कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिफरेंट है। इसमें OH राइट हैंड साइड पे और इसमें OH हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है बेटा, अब ये तो हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब देखो बेटा क्या होता है कि अगर आपको कहीं पे लेंथ नापनी है तो आप क्या करोगे, मेनली कुछ एक स्टैंडर्ड स्केल लेके जाओगे, उसी स्केल से कंपेयर कर करके उस दूसरे ऑब्जेक्ट का लेंथ नापोगे। तो वैसे ही क्या होता है बेटा, नापना मतलब मेजर करना होता है। ठीक है, तो देखो अब वैसे ही क्या होता है, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम क्या करते हैं, अपना स्टैंडर्ड बनाते हैं और इसके इसका यूज करके हम जो बाकी कार्बोहाइड्रेट है उसको DNL असाइन करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं, अब आप देखो, सपोज ये वाला, अब देखो इसमें स्ट्रक्चर में अगर आप अच्छे से देखो तो इसमें स्ट्रक्चर देखो मैंने क्या बनाया, C डबल बॉन्ड OH, बीच में 1 2 3 4 5 4 कायरल सेंटर बनाए, HOH 1 2 3, थर्ड वाला जो कार्बन है इस पे जो OH की पोजीशन क्या है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सब क्या है, राइट हैंड साइड। ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोज। ये जो हमारा ग्लूकोन डी ग्लूकोज आता है ना, ग्लूकोज, तो उसका ये डी फॉर्म है। ठीक है बेटा, अब आप बोलोगे सर इसको हमने डी ग्लूकोज क्यों बोला हुआ, आप बताइए मुझे। अब इसको डी ग्लूकोज बोलने का बहुत सिंपल सा रीजन है। अब आप एक चीज अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है बेटा, अब अगर आप अच्छे से देखो तो इसका स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, कैसे बनाना है। पहले C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H अल्डिहाइडिक ग्रुप है, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या होगा, CH2OH। ठीक है, अब HOH, फिर ये OH यहाँ पे, फिर H यहाँ पे, बाकी सब HOH और HOH। ठीक है बेटा, ये स्ट्रक्चर तो रट जाना चाहिए। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे डी ग्लूकोज लिख दिया तो आपको तो पता चल गया सर ये डी है, पर डी क्यों आया समझो। अब इसको क्या करना है, हमको कंपेयर करना है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से। अब देखो बेटा, कंपेयर करने के लिए कुछ कंडीशन है, तभी कंपेयर करना। जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो ऊपर होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए, सेम साइड टॉप पे। वेरी गुड।
जितने कार्बन है वो स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। देखो यहाँ पे भी सारे स्ट्रेट लाइन में कार्बन है। अगर ये CH2OH यहाँ पे होता तब आप इसको कंपेयर कर सकते नहीं हो। क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? हाँ, बिकॉज सारे बेटा किसी चीज को कंपेयर करना है आपको तो क्या होता है, स्टैंडर्ड आपको सेम सेट करने होते हैं ना। स्टैंडर्ड सेम सेट करोगे तभी तो कंपैरिजन के बाद सही रिजल्ट आएगा। अगर आप रैंडमली कुछ भी कंपेयर करने बैठ जाओगे तो सही रिजल्ट आएगा क्या? नहीं। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि ये जो कार्बोनिल या फिर जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है वो टॉप पे होना चाहिए। सारे कार्बन स्ट्रेट लाइन में, देखो बेटा ये वाला कार्बन यहाँ, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, सारे कार्बन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब अगर सारा ये सिस्टम फॉलो हो रहा है तब आपको कंपेयर करना है। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें जो लास्ट कायरल सेंटर है उसमें जो OH ग्रुप है वो कहाँ है बेटा? राइट हैंड साइड पे। अब बेटा यहाँ पे नंबरिंग कर लो आप, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब मुझे बता दो बेटा ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर। ठीक है, तो देखो इसमें जो लास्ट कायरल सेंटर है कौन सा? नंबर 5 वाला। तो देखो CH2OH के ऊपर, CH2OH के ऊपर। तो ये देखो ये जो लास्ट कायरल सेंटर पे जो OH ग्रुप है ये भी कहाँ पे है? राइट हैंड साइड पे ही है बेटा, है ना। अगर ये भी राइट हैंड साइड पे, अगर ये भी राइट हैंड साइड पे, तो आपको तो ये पता है इसको राइट हैंड साइड पे तो इसको क्या बोलते हैं हम? डी फॉर्म बोलते हैं, है ना। तो इसको तो हम बोल देंगे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और इसको हम क्या बोल देंगे बेटा? डी ग्लूकोज। सिंपल है, कुछ नहीं करना। पहले फंक्शनल ग्रुप को टॉप पे रखो, सारे कार्बन लाइन में होने चाहिए। फिर देख लो कि जो लास्ट कायरल सेंटर मतलब CH2OH के ऊपर वाला मेनली जो कायरल सेंटर का जो OH है अगर वो राइट हैंड साइड पे तो D। अगर इसी को मैं क्या कर दूं, ये सारा सब कुछ सेम रखूं और सिर्फ इस वाले का OH में इस तरफ कर दूं तो इसको क्या बोल दो आप? हाँ, इसको आप बोल दो कि L ग्लूकोज। तो ये कौन सा है? D ग्लूकोज और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? L ग्लूकोज। ठीक है, तो बहुत सिंपल होता है बेटा आइडेंटिफाई करना। बस आपको क्या करना है, इसको मेनली ग्लिसरॉल्डिहाइड से आपको इसको कंपेयर करना है। ठीक है, आप तो ये तो डी ग्लूकोज हो गया। इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। क्यों कार्बोहाइड्रेट है बेटा? देखो सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं? हाँ, अल्डिहाइडिक ग्रुप है, वेरी गुड। पॉलीहाइड्रोक्सी देखो एक से ज्यादा, कितने सारे OH ग्रुप हैं और साथ में देखो बेटा मिनिमम एक कायरल सेंटर बोला था बट इसके अंदर तो कायरल सेंटर तो बहुत ज्यादा है। तो ये भाई साहब हमारा डी ग्लूकोज का इज अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और साथ में अगर आपको को पूछे इसका टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैसे फाइंड करोगे? हाँ, वेरी गुड, 2 की पावर n, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर। ठीक है बेटा, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर, कैसे साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर बनाया, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इसकी, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। बट अभी के लिए फिलहाल याद रख लो स्ट्रक्चर ये होता है, रट्टा मार लो। एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर याद रखना है बिकॉज अगर आपने एक भी OH का पोजीशन यहां से वहां चेंज किया तो वो डी ग्लूकोज नहीं बनेगा, वो कुछ और बन जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि ये जो OH की पोजीशन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ के अंदर। ठीक है, अब ये तो डी ग्लूकोज होता है। कैसे पता चला? ग्लिसरॉल्डिहाइड से कंपेयर करके पता चला। कार्बोहाइड्रेट है, कैसे पता चला? तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा उससे पता चला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा? C6H12O6। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो बेटा ये क्या है? डी फ्रक्टोज। इसका नाम फ्रक्टोज है, डी फ्रक्टोज। अब देखो सर इसको फ्रक्टोज कैसे बोलते हैं? हमने इसलिए बोला बेटा क्योंकि इसमें आपको स्ट्रक्चर और नाम सब याद करने पड़ेंगे। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, आपको ये हमेशा याद होना चाहिए कि जितने भी हमारे NCERT के अंदर दे रखे हैं स्ट्रक्चर और उनके नाम वो सारे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप इस साल का पेपर देखोगे तो मेनली क्या हुआ है कि इस साल के पेपर में उन्होंने बहुत सारे डायरेक्टली स्ट्रक्चर पूछे हैं। कहाँ से पूछे हैं? हाँ, NCERT से पूछे हैं। तो जितने भी NCERT में स्ट्रक्चर हैं सारे रट्टा होने चाहिए। सब बोलेंगे बस रट्टा नहीं मारा जाता, तो बेटा एक काम करो जेई छोड़ दो। ठीक है, बिकॉज क्या है ऐसे एक्सक्यूज नहीं चलेंगे। अगर IIT में जाना है तो कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अब इसको डी फ्रक्टोज क्यों बोला पहले बताओ। ये कार्बोहाइड्रेट है क्या? देखो जरा, एक से ज्यादा OH है, वेरी गुड। कीटोनिक ग्रुप है, वेरी गुड। और कायरल सेंटर पे, मतलब ये हमारा तो भाई साहब कार्बोहाइड्रेट है। अब इसको बेटा डी बोले कि एल बोले कुछ नहीं, देखो सारे कार्बन लाइन में ये तो टॉप पे ही है। अब इसको ये मत बोलना कि सर C डबल बॉन्डो को इधर ऊपर पहुंचा दूं मैं, कैसे नहीं पहुंचा सकते क्योंकि कीटोनिक ग्रुप है, ये सेकंड पे ही रह सकता है। ठीक है,
अगर आप इसको ऊपर पहुंचाने ट्राई करोगे तो ये अल्डिहाइड बन जाएगा। वैसे बनता है, हम इसको बाद में बना के देखेंगे, पर फिलहाल याद रखना कि देखो सब लाइन में ही है। अब जो लास्ट वाला कार्य जो CH2OH के ऊपर वाला कार्य कार्बन है, उसका जो OH है बेटा वो कहाँ है, राइट हैंड साइड पे। अगर राइट हैंड साइड पे तो बेटा क्या बोलोगे उसको, डी फॉर्म। ठीक है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन दे दूं मैं और मैं बोलूं कि भाई साहब ये जो है हमारा कंपाउंड, क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, तो आप बोलोगे देखो सर अल्डिहाइड ग्रुप है, वेरी गुड, पॉलीहाइड्रोक्सी है, वेरी गुड, बहुत सब कुछ है। ठीक है। बट अगर सपोज मैं आपको ये ना देता, मैं यहाँ पे OH ये सब नहीं देता और सिर्फ एक ही OH देता, मतलब यहाँ पे ये देता ही नहीं, तब आप मुझे बताओ क्या बोलते हैं आप इसको, आप कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं क्या? हाँ। क्यों? बिकॉज जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेटा हाइड्रोलिसिस क्या होता है, जब आप ईथर के अंदर देखो ROR, अगर आप इसके अंदर क्या डाल दोगे, H+ और वाटर, H+ की यूज करते हैं जस्ट टू कैटलाइज रिएक्शन, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस फास्ट करने के लिए। तो अब क्या होता है बेटा, ये ROR ईथर है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है ROH और ROH के अंदर, मतलब 2 OH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वैसे देखो बेटा यहाँ पे देखो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ईथर लिंकेज है, तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला कार्बन के पास भी OH आ जाएगा। तो ये देखो ये OH और यहाँ पे भी OH और बाकी सब तो सेम। तो देखो ऑन हाइड्रोलिसिस ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाँ कार्बोहाइड्रेट, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगर आपको कोई पूछे ये कौन सा फॉर्म है, तो देखो बेटा ये ऑन हाइड्रोलिसिस जो इंडिविजुअल सेकेराइड की यूनिट देगा। सेकेराइड क्या होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, सब क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है। तो देखो ये क्या है, मोनोसेकेराइड्स मिल रहे हमें। ठीक है। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं कि जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता। देखो अब ये तो टूट गया इस पार्ट में, क्या इसको आप वाटर ऐड करोगे तो क्या और फर्दर ब्रेक हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो ब्रेक हुआ बिकॉज में ईथर लिंकेज था, बट ये भाई साहब तो ब्रेक हो ही नहीं सकते, है ना। तो हमेशा याद रखना कि ऐसी यूनिट जो ऑन हाइड्रोलिसिस एक यूनिट से ज्यादा और डिसोसिएट ही नहीं हो सकती, मतलब वो उसका फर्दर डिसोसिएशन पॉसिबल ही नहीं है, वो और यूनिट प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड। अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है। तो ये भाई साहब भी क्या हमारे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। आप यहाँ देखो, अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अब क्लासिफिकेशन करना है कार्बोहाइड्रेट का, बहुत सिंपल है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मतलब कि एक कार्बोहाइड्रेट लो, उसको पानी में डालो, पानी में डालने के बाद वो कितने नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट देता है उसको हम क्या बोलेंगे, हाँ उसको हम क्लासीफाई कर देंगे। अब जैसे कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड। सपोज एक कोई कार्बोहाइड्रेट इसको वाटर में डालो, वाटर में डालने के बाद वो डिसोसिएट ही नहीं हो रहा, मतलब कि आपने एक इंसान को वाटर में फेंका और वो एक इंसान अभी भी एक ही इंसान है, मतलब आप उसका डिसोसिएशन हो ही नहीं रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, हाँ उसको हम बोल देंगे मोनोसेकेराइड। अब सिंपल कैसे याद रखना है, विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल सी बात है, देखो मोनो ही पहले लिखा हुआ, मोनो मतलब सिंगल है भाई साहब। अब जो बंदा पहले से सिंगल है उसको और क्या तोड़ोगे यार, वो तो पहले से अकेला है ना। ठीक है। तो वैसे अब इसका एग्जांपल क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज स्ट्रक्चर हम पहले ही देख चुके हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, ग्लूकोज जेरा फ्रक्टोज जेरा। इनको अगर आप वाटर में डालोगे तो ये और डिसोसिएट नहीं होता, ग्लूकोज ग्लूकोज ही रहने वाला है, फ्रक्टोज फ्रक्टोज ही रहने वाला है। वरना ऐसा होगा, पता चला हम ग्लूकोन डी बना देते, ग्लूकोज डाला उसके अंदर, घुमाया पानी डाल के, पता चला वो तो कुछ और ही बन गया। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड होते हैं, मतलब इनको वाटर ऐड करने के बाद इनका फर्दर डिसोसिएशन होता नहीं और ये फर्दर यूनिट प्रोड्यूस करते नहीं है, जो जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है। अब जैसे अगर मैं आप इसको बोलूँ ये यूनिट, इसको क्या मैं मोनोसेकेराइड बोल सकता हूँ? नहीं। क्यों? देखो बिकॉज इसको जब आप हाइड्रोलिसिस किया इसका तो क्या मिला आपको, 2 यूनिट मिला, तो ये तो टूट गया 2 पार्ट के अंदर, तो इसको हम मोनोसेकेराइड नहीं बोल सकते। देखो एक यूनिट से 2 यूनिट बन रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, हाँ वेरी गुड, डाइसेकेराइड बोल देंगे। ठीक है। तो देखो टेबल में के फॉर्म में देख लेते हैं, अगर नंबर ऑफ यूनिट फॉर्म्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर एक ही यूनिट डाली और एक ही यूनिट है, मतलब उसका डिसोसिएशन हुआ नहीं है, तो उसको क्या बोलोगे, मोनोसेकेराइड। अगर सपोज एक यूनिट डाली आपने और वो डिसोसिएट हो गए 2 यूनिट के अंदर, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखो बेटा, एक कंपाउंड डाला उससे 2 कंपाउंड बन गए हाइड्रोलिसिस के बाद, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डाइसेकेराइड। एग्जांपल सुक्रोज एंड मैल्टोज। ये सब का स्ट्रक्चर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
अगर सपोज 3 यूनिट मिली तो ट्राइसेकेराइड, 4 है तो टेट्रा पेंटा, इस तरीके से। बट जनरली हम क्या बोलते हैं, जो अगर 2 से लेके 10 यूनिट तक हमको मिल रही तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑलिगोसेकेराइड। मतलब एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन करा हुआ है, ठीक है। और अगर आपको 100 से लेके 10,000 1 लाख तक यूनिट, मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स मिलती है तो उनको क्या बोलते हैं हम, पॉलीसेकेराइड। पॉलीमर, पॉली मतलब मेनी, ठीक है, तो मेनी यूनिट्स मिल रही है तो पॉलीसेकेराइड्स। सेल्यूलोज स्टार्च, ये इसके एग्जांपल है। सेल्यूलोज स्टार्च हमको पढ़ना है हमारी जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बेटा। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब देखो हमने क्लासिफाई तो कर दिया, अब क्या करते हैं, मोनोसेकेराइड को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। अब देखो बेटा, ये भी मोनोसेकेराइड है और ये भी मोनोसेकेराइड है, बट ये मोनोसेकेराइड और ये मोनोसेकेराइड डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसके पास है अल्डिहाइडिक ग्रुप और इसके पास है बेटा क्या, कीटोनिक ग्रुप। तो बस यही हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो हमने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर हमारे पास अल्डिहाइडिक ग्रुप है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्डोज, ठीक है। अल्डिहाइड तो उसको एक फैंसी सा नाम दे दिया, क्या बोल दिया उसको हमने, अल्डोज। अगर उसके पास कीटोनिक ग्रुप है तो उसको हम क्या बोल देंगे, कीटोज, ठीक है। अब ये तो क्लासिफाई हो गया, बट ये भी पॉसिबल है ना कि अब देखो बेटा कि ये भाई साहब ये क्या है, हमारा मोनोसेकेराइड है और ये क्या हमारा अल्डोज है, बट इसमें कितने कार्बन, इसमें 6 कार्बन। तो ऐसा हो सकता है ना एक और ऐसा पॉसिबल स्ट्रक्चर जिसमें 5 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, है ना। तो अब जो सेकेंड क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट। अगर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया मिनिमम कार्बोहाइड्रेट के लिए मिनिमम कार्बन कितने होते हैं, 3। तो इससे बोलना मत कि सर 2 और 1 को क्या बोलते हैं, ठीक है, दिमाग लगाओ जरा अपना। तो 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है स्ट्रक्चर में तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइओज। 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, ठीक है। तो अब इन दोनों का यूज करके देखो नाम लिखना सीखना। आप देखो यहाँ ये पहले फाइंड करते हैं क्या कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। अब देखो बेटा कार्बोहाइड्रेट है, हाँ है सर, क्यों, देखो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक ग्रुप और मिनिमम 1 कायरल सेंटर है ना बेटा, मिनिमम 1 कायरल सेंटर, पॉलीहाइड्रोक्सी और क्या हमारे पास सब कुछ है। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट। अब इसका नाम देखो क्या है, इसका एक फैंसी नाम है डी ग्लिसरा अल्डिहाइड, पर इसको एक और नाम से बुला सकता हूँ। किस तरीके से, देखो बेटा अल्डिहाइडिक ग्रुप है तो क्या लिखूंगा, अल्डो, ठीक है। अब अल्डो तो लिख ही दिया, अब कितने कार्बन है, 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्डो ट्रायोज। कुछ नहीं, इसका फंक्शनल ग्रुप और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम का क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, एक नया नाम मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्डो ट्रायोज। अब बेटा आप यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उसका नाम क्या होगा, पेंटोज। कौन सा ग्रुप, अल्डिहाइडिक ग्रुप, तो क्या बोल दोगे, अल्डो पेंटोज। अब यहाँ देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, वेरी गुड, अल्डिहाइडिक, तो क्या बोल दोगे, अल्डो हेक्सोज। अब देखो सेम 6 कार्बन है, कीटोनिक ग्रुप है तो उसको क्या बोल देंगे बेटा, कीटो हेक्सोज। सिंपल है। अब देखो एग्जाम में क्या होता है ना बेटा, इसका ये नाम भी लिख के आ सकता है और इसका एक दूसरा नाम होगा वो भी लिख के आ सकता है। अभी आपका होमवर्क है कि जितने भी एनसीईआरटी के अंदर बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर आपको स्ट्रक्चर दे रखे हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए विथ उसका स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर बनाना तो हम सीखेंगे बट बेटा याद करना तो आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। तो हाउ टू गिव डीएल नोमेनक्लेचर अभी हम लोगों ने अभी देख लिया कि अगर ये राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है तो क्या बोलते हैं, डी। तो इसी का कंपेयर अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल से कर देते तो इसमें भी जो लास्ट कायरल सेंटर है उसमें OH का राइट हैंड साइड, तो अगर इसमें राइट हैंड साइड है तो उसको भी डी बोलते हैं, तो इसमें भी अगर राइट हैंड साइड है तो उसको डी बोल देंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो बेटा, इसमें आप मुझे एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपको बताना है मुझे, ठीक है। अब यहाँ देखो आप C डबल बॉन्ड OH, देखो सब पे देखो पूरा इसको एक ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच करना है, तो पहले क्या होना चाहिए, सारे कार्बन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप टॉप पे होना चाहिए, ये सब हो गया। अब इसको कंपेयर कर दो किसके साथ, हाँ इसको कंपेयर कर दो आप ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ। देखो बेटा इसमें क्या कर दूं मैं, अब इसके यहीं पे लिख देता हूँ कि C डबल बॉन्ड OH HOH CH2OH, लास्ट कायरल सेंटर पे OH का है राइट हैंड साइड पे, ठीक है। इसमें भी देखो लास्ट कायरल सेंटर पे OH का है राइट हैंड साइड पे, पर ये कंपेयर कब कर पा रहे हैं, जब आपको पता होना चाहिए कि सारे कार्बन क्या होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में, सारे कार्बन स्ट्रेट लाइन पे, जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, टॉप पे, तभी कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है हमारा राइट हैंड साइड पे, इसको बोलेंगे डी फॉर्म, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे बेटा, हाँ ये भी हमारा हो जाएगा डी फॉर्म, ठीक है।
अब यहाँ देखो बेटा, सारे कार्बन स्ट्रेट लाइन में, वेरी गुड, फंक्शनल ग्रुप भी टॉप पे ही है। अब इसको मैं बोलना कि सर ऊपर कीटोन तो बीच में ही होगा ना बेटा, तो सेकंड पोजीशन पे कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। अब देखो लास्ट कायरल सेंटर पे OH का है हमारा राइट हैंड साइड पे। अब देखो वापस से डी फॉर्म में देखो OH राइट हैंड साइड पे, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा डी फॉर्म, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल दूं कि देखो बेटा लास्ट कायरल सेंटर हमारा ये रहा, OH का है हमारा राइट हैंड साइड पे, है ना, तो इसको डायरेक्टली डी लिखोगे तो मैं आपको एक थप्पड़ मारूंगा जोर से। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंपेयर तब करना जब फंक्शनल ग्रुप टॉप पे हो, वेरी गुड, और सारे कार्बन क्या हो, स्ट्रेट लाइन में। देखो बेटा सारे कार्बन स्ट्रेट लाइन में नहीं है, यहाँ पे एक कार्बन कहाँ चलेगा, साइड में चलेगा, तो इसको चुपचाप से उठा के यहाँ पे लाना है। अब ऐसा नहीं करना कि इसको उठा के यहीं पे लेके आना, बेटा हमेशा याद रखना किसी भी चीज को आप चेंज कर रहे हो तो इस तरीके से चेंज करो कि लोगों को पता ही न चले कि आपने चेंज किया। मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि ये कायरल सेंटर, तो इसका एक कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना बेटा। तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन सपोज R है, तो अगर आप एक बार चेंज कर दोगे, मतलब और टाइम्स चेंज करोगे, तो ये R से क्या बन जाएगा, S बन जाएगा। तो वो तो गलत बात हो गई। हमको कंपेयर कब करना है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज किए बिना। तो देखो बेटा इसको हम, इस वाले कायरल सेंटर को हम कितने बार चेंज कर सकते हैं, हाँ, इसको अगर आप इवन नंबर ऑफ टाइम चेंज करो तो इसके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होता नहीं है। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, इसको 2 बार चेंज कर दो। देखो बेटा नीचे वाले कार्बन को मैं 2 बार चेंज करता हूँ, ऊपर वाला सब कुछ सेम रहेगा, मैं नीचे का स्टोरी बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है। तो क्या करता हूँ, पहले मैं इसको ऐसा स्वाइप कर देता हूँ, तो ये आ गया CH2OH नीचे, H यहाँ पे और OH यहाँ पे, ठीक है। पर इसको एक ही बार चेंज हुआ, ये तो बस एक ही बार प्रोसेस हुई है, हमको दूसरी बार भी करना है क्योंकि 2 बार चेंज करना है। तो क्या करता हूं मैं, इस OH को यहाँ भेज देता हूँ, H को यहाँ भेज देता हूँ, तो OH चलेगा यहाँ पे, H चलेगा यहाँ पे, CH2OH आ गया यहाँ पे। अब देखो ये पूरा स्ट्रक्चर ऊपर का तो सेम ही रहेगा, हमने बस क्या किया, ये जो 3 ग्रुप हैं इनको 2 बार इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने से फायदा क्या हुआ कि ये जो CH2OH है ये नीचे आ गया, है ना। अब ये नीचे आ गया तो मैं इसको डी फॉर्म से, इसके जो ग्लिसरॉल्डिहाइड के डी फॉर्म से कंपेयर कर सकता हूँ। तो देखो ये लास्ट वाला जो कायरल सेंटर है, पहले हमको क्या दिख रहा था, राइट हैंड साइड, पर एक्चुअली ये कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, हाँ ये फॉर्म हो जाएगा हमारा L फॉर्म। तो हमेशा याद रखना है कि कंपेयर करने से पहले चेक करो कि फंक्शनल ग्रुप टॉप पे है कि नहीं और सारे कार्बन एक लाइन में है कि नहीं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको आइसोमेरिज्म में पढ़ा रखा है कि आपको एक कायरल सेंटर को अगर आप इसको इवन नंबर ऑफ टाइम चेंज करोगे तो क्या होता है, हाँ तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, उसका कायरल सेंटर, इसका कायरल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसी तरीके से स्मार्ट वर्क करना है। अब यहाँ पे देखो, अब इसको कंपेयर करूं कि नहीं करूं, नहीं करना बेटा कंपेयर, वरना एक ही थप्पड़ दूंगा जोर से, ठीक है। क्यों बोला रे सर, दिख गया, वेरी गुड। देखो CH2OH है ना, अब यहाँ पे देखो HOH, HOH और यहाँ पे CHO। अगर आप इसको डीग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच कराना चाहते हो तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि इसमें जो CHO ग्रुप है वो कहाँ पे टॉप पे, इसमें कहाँ बॉटम पे। तो कंपेयर कर सकते हो क्या, नहीं। अगर आपको किसी के हाइट कंपेयर करनी है तो उसका सर एकदम मैच करते हो कि ऐसा करते हो कि एक इंसान को खड़ा करते हो दूसरे इंसान को उल्टा खड़ा करते हो, नहीं ना, दोनों को सीधा खड़ा करके कंपेयर करते हो ना। तो देखो वैसे ही इसको ऊपर लाना, तो ऊपर लाना कुछ नहीं करना। सपोज ये मॉलिक्यूल ऐसा है तो इसको चुपचाप से 180 पे घुमा डालू। अब इसको अगर मैं 180 से घुमा डालू बेटा, तो स्टेयरिंग की तरह पकड़ के घुमाओगे, तो जो घुमाओगे तो क्या होगा, ये सारे ग्रुप चेंज हो जाएंगे। देखो बेटा कैसे, सपोज ये हमारा मॉलिक्यूल है और ये वाला जो पार्ट है ये CHO रिप्रेजेंट करता है, मुझे इसको ऊपर भेजना है। अब ये OH कहाँ लगा हुआ है, राइट हैंड साइड पे लगा हुआ है। बट अगर इसको मैं 180 से घुमाऊं, इसको ऊपर लेके जाऊं, तो देखो 180 से घुमाने पे क्या हो रहा है, हाँ जो OH राइट हैंड साइड पे था वो कहाँ पे आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया ना बेटा। तो जो देखो राइट वाले कहाँ जाएंगे, लेफ्ट पे आ जाएंगे। तो इसका जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, CHO OH OH H H और CH2OH। अब आप क्या कर सकते हो, इस वाले फॉर्म को इस वाले फॉर्म से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो,
अब ये जो लास्ट वाला कायरल सेंटर है, ये जो लास्ट वाला कायरल सेंटर जो CH2OH के ऊपर वाला, इसमें जो OH ग्रुप है बेटा वो कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो इसका नाम क्या दे दूंगा मैं, प्यार से इसको बोल दूंगा मैं, इसका L फॉर्म है, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ देखो, अब ये किस फॉर्म में दे रखा है, 100 हॉर्स में दे रखा है, पहले फिशर में कन्वर्ट कर लो। जो ये राइट हैंड साइड पे होते हैं वो राइट हैंड साइड पे आएंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो लेफ्ट हैंड साइड पे। CHO टॉप पे, ये देखो ये सेम लाइन पे, तो ये पूरा एक ही लाइन में आएंगे, तो CHO HOH OH लेफ्ट पे तो लेफ्ट पे, फिर ये H यहाँ पे CH2OH। अब इसको मैं इस वाले फॉर्म से कंपेयर कर लूँ, देखो सब लाइन में है, सब लाइन में है, और ये लास्ट वाले कार्बन सेंटर पे OH का है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, L फॉर्म, ठीक है, सिंपल है। हमेशा याद रखना कौन सा फॉर्म है ये, हाँ एक्लिप्स फॉर्म है, तो एक्लिप्स फॉर्म में आप फिशर कन्वर्ट करोगे सीधा, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, ये देखो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, पहले बता दो मुझे इस मॉलिक्यूल के टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, बहुत सिंपल है, अच्छे से बता दो देख के। हाँ वेरी गुड, 2 की पावर 5, बिकॉज कितने 1 2 3 4 5 कायरल सेंटर हैं। आप देखो इसका आपको बताना है कि ये क्या है, हमारा D है कि L फॉर्म है, कभी भी पूछ सकते हैं मेंस में या एडवांस में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है आपको। पहले क्या करना है, आपको इसको कन्वर्ट करो 100 हॉर्स में, फिर कन्वर्ट करो फिशर में, फिर फिशर में कन्वर्ट करने के बाद आपको कंपेयर करना है उसको डायरेक्टली किससे, हाँ उसको डिग्लिसराल्डिहाइड से कंपेयर कर लो, सब कुछ खत्म। अब देखो बेटा बहुत सिंपल है बनाना। अब CHO नीचे, तो CHO नीचे बना दिया, ऊपर एक कार्बन है ना, ऊपर एक कार्बन, तो देखो अब ये OH का है, आउट ऑफ द प्लेन है, अबाउट द प्लेन है, तो अबाउट द प्लेन है मतलब उसको राइट हैंड साइड पे भी रख दो, तो राइट हैंड साइड पे रख दिया, और H कहाँ रख के यहाँ पे रख दिया। अब देखो ये तो कहाँ है, हमारा बिलो द प्लेन है, बट अगर इसको हम क्या करेंगे, पहले ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि सारे कार्बन क्या आने चाहिए, एक लाइन में आने चाहिए, तो उसको ले गया मैं ऊपर की तरफ, तो इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो क्या होगा, जो OH हमारा बिलो द प्लेन था वो कहाँ जाएगा, अबव द प्लेन, तो ये भी कहाँ आ जाएगा बेटा, ये जो डैश वाला ये H पे आ जाएगा। तो देखो ये वापस से OH कहाँ आ गया, राइट हैंड साइड पे। अब देखो ये तो ऊपर से पहले OH बाहर की तरफ है राइट हैंड साइड, तो इसको भी हम बाहर की तरफ बनाएंगे राइट हैंड साइड पे। अब देखो बेटा ये नीचे था डैश पे, इसको ऊपर लेके जाओगे अपने आप वेज बन जाएगा, मतलब ये वापस से राइट हैंड साइड पे, बट ये भाई साहब कहाँ पे, पहले से लेफ्ट हैंड साइड पे, तो भेज दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, सिंपल है। अब ये CHO कहाँ है बेटा, नीचे की तरफ पॉइंटेड है, ठीक है। तो अब एक बात याद रखना, ये CHO देखो इस तरीके से, कुछ हम लोग क्या करते हैं मेनली इस तरीके से, हम लोग सॉस बनाते हैं तो इसका हम क्या करते हैं, फिशर बनाते हैं, बट ये इस फॉर्म में दे रखा है आपको, ये इस उल्टे फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो ये जो CHO की पोजीशन है बेटा, ये CHO का आप टॉप पे नहीं बना सकते, इसको आपको बॉटम पे बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बॉटम पे बना लेते हैं CHO बना लिया बॉटम पे, फिर CH2OH को कहाँ सेम लाइन पे रख दो, सारे कार्बन सेम लाइन पे, सारे कार्बन सेम लाइन पे बना लो। कितने कार्बन सेंटर, 5, तो 5 कार्बन सेंटर बना लो। अब देखो बेटा जो राइट हैंड साइड पे उसको राइट हैंड साइड पे रख दो, तो ये राइट हैंड साइड पे तो फर्स्ट वाले कार्बन सेंटर पे देखो राइट हैंड साइड पे OH आ गया, ये राइट हैंड साइड पे तो ये भी राइट हैंड साइड पे, ये राइट हैंड साइड पे, ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, सिंपल है। अब क्या करना है, इसको कंपेयर तो कर नहीं सकता मैं इस वाले फॉर्म से, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको स्टीयरिंग की तरफ पकड़ के 180 से घुमा दूंगा, तो इसको 180 से घुमा डालो, तो जितने भी राइट वाले हैं वो लेफ्ट में चले जाएंगे, लेफ्ट वाले राइट पे आ जाएंगे। तो देखो बेटा ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर है इसमें H कहाँ है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे, जब आप घुमा के लाओगे तो ये कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड पे। तो इसको जब आप इससे कंपेयर करोगे तो देखो बेटा ये जो लास्ट कायरल सेंटर का जो OH है वो कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, D। अब देखो बेटा सेम फॉर्मूला है, बट इसमें देखो एक क्या अलग है, बस ये अलग है कि इसमें CHO नीचे, इसमें CHO ऊपर है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें रोटेट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि CHO पहले से ऊपर दे रखा है, तो आप सीधा CHO कहाँ लिखोगे, ऊपर की तरफ। आप देखो बेटा आपको इसको इसे बनाने की जरूरत भी नहीं, आप सिंपल देख सकते हो कि ये CHO पर CHO मतलब सब कुछ सेम है। तो सिंपली आप देख लो लास्ट कायरल सेंटर तो ये रहा। अब ये OH कहाँ होगा बेटा, डैश पे, डैश वाले कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो मतलब ये क्या हो गया, L फॉर्म हो गया, ठीक है। आपको बहुत सिंपल तरीके से याद रखना, तो ये याद रख लो कि अगर CHO ऊपर की तरफ है तो बस, अगर ये वेज के ऊपर है तो वो उसका D फॉर्म होगा, अगर डैश के ऊपर है तो L फॉर्म होगा, बट अगर CHO नीचे की तरफ है तो उसका जस्ट ये जो कि हमने उसका जस्ट अपोजिट कर दो उसको, ठीक है। तो इस तरीके से पहले आप इसको बनाओ, फिर इसको कन्वर्ट करो,
फिर आप देख लो इसको और हमारा इस वाले स्ट्रक्चर में देख कंपेयर कर लो। CHO पर सारे कार्बन लाइन में, सारे कार्बन लाइन में। लास्ट कायरल सेंटर OH राइट हैंड साइड, लास्ट कायरल सेंटर OH लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड है तो D बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है तो L बोलते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम, इसका L फॉर्म बोलेंगे। ठीक है बेटा। अब इपीमर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब ये इपीमर क्या होते हैं, हमने बोला सर आपने तो डायस्टीमर पढ़ाया, हमको मीजोमर पढ़ा दिया। अब इपीमर क्या चीज़ है, बहुत सिंपल है बेटा। ये एक डिफरेंट टाइप का डायस्टेरियोमर होता है, ठीक है। अब डायस्टेरियोमर में क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल कायरल सेंटर होता है। अगर आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो देखो, ये स्ट्रक्चर को मैं वापस से बनाना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ दिखे। अब यहाँ पे टॉप पे क्या है, CHO बना लिया। यहाँ पे 1 2 3 4 कायरल सेंटर हैं, OH H OH OH H H OH और यहाँ पे H, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, CH2OH। सेम स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, 1 2 3 4। यहाँ पे CHO, यहाँ पे OH, यहाँ पे है H, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है H, यहाँ पे है H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे, और ये क्या हमारा CH2OH। अब इपीमर को पहचानना बहुत सिंपल है। अगर सपोज कोई दो मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल A है और एक मॉलिक्यूल हमारा B है, ठीक है। इनका कुछ नाम होगा पर हम फिलहाल A और B से काम चलाते हैं। अब A और B मॉलिक्यूल में देखो बेटा, CHO सेम CH2OH सेम। यहाँ पे कायरल सेंटर पे देखो H इधर OH इधर, H इधर OH इधर, तो ये भी सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम। OH राइट OH राइट, H लेफ्ट, तो ये भी सेम, ये भी सेम। ये देखो ये H राइट OH लेफ्ट, तो ये भी सेम, ये भी सेम। बट सिर्फ एक कायरल सेंटर पे, ये वाला कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर पे क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया। ये OH राइट पे था और यहाँ पे OH क्या है, लेफ्ट में। मतलब ये दो मॉलिक्यूल में सारे कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सेम। और सिर्फ एक कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डिफरेंट। बहुत सिंपल याद रखना कि मतलब सारे कायरल सेंटर क्या होंगे, सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले, और सिर्फ एक कायरल सेंटर होगा, उसको कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अलग। मतलब सपोज इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर R है तो इसका भी R है, इसका S है तो इसका भी S है, इसका R है तो इसका भी R है। बट भाई साहब अगर इसका R है तो इसका क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। मतलब ये तीन तो सेम है बट ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो ऐसे आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, हाँ बेटा ऐसे आइसोमर को हम बोलते हैं एपीमर। ये स्पेशल टाइप का डायस्टेरियोमर है जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स में डिफाइन करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एपीमर्स। ठीक है। तो आपको कोई बोले कंपाउंड ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है, हाँ तो कंपाउंड ए और बी के बीच में क्या बोलेंगे, ये एपीमर है। इसकी डेफिनेशन देखो बहुत सिंपल है, एपीमर आर दोज डायसोमर in which only one chiral atom having different configuration and rest all chiral atoms having the same configuration। हमेशा याद रखना बस एक कायरल सेंटर पर डिफरेंट होना चाहिए, बाकी सारे कायरल सेंटर क्या होने चाहिए, सेम कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ एक कायरल सेंटर पे का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है और बाकी सारे कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, एपीमर बोलेंगे। हमेशा याद रखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे क्या होना चाहिए, सेम, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो आइसोमेरिज्म कंपेयर करने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। ठीक है बेटा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि एपीमर फाइंड करना तो आपको आ गया। अब एक क्वेश्चन ये वाला है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है, आपको मुझे बताना है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के अंदर जो आपको ए और बी स्ट्रक्चर दे रखा है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, जल्दी से फाइंड करो, आप मुझे जल्दी से रिपोर्ट करो। ओके फाइन, वेरी गुड। मुझे पता है एक ही बच्चे ने जल्दी आंसर दिया होगा और वो है हमारा सिन्हा। ठीक है। अब बेटा CHO ऊपर CH2OH नीचे CH2OH नीचे, देखो H इधर OH इधर H इधर OH, मतलब ये भी सेम ये भी सेम, इधर HOH सेम। अब देखो यहाँ पे OH राइट पे था, यहाँ पे OH लेफ्ट, मतलब तो यहाँ पे डिफरेंट हो गया। और यहाँ पे भी देखो OH राइट है, यहाँ पे OH का लेफ्ट, तो मतलब ये क्या है भाई साहब, इसमें एक कायरल सेंटर ने, इसमें दो कायरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गए, डिफरेंट। पर एपीमर क्या होते हैं जिसमें बस एक कायरल सेंटर डिफरेंट हो और बाकी सब क्या हो, सेम। तो ए और बी को तो हम एपीमर बोल नहीं सकते, तो ए और बी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, हाँ ए और बी एक दूसरे के हो जाएंगे डायस्टेरियोमर। ठीक है। अब
याद रखना एपीमर एक डायस्ट्रीमर का ही टाइप है, सब टाइप है, ठीक है। तो ज्यादा उछल कूद करनी है नहीं। एग्जाम में अगर आपको पूछता है कि ये क्या है, कंपेयर कर लेना। अगर सारे कायरल सेंटर सेम हो, बस 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 एक कायरल सेंटर पे डिफरेंट है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, एपीमर बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ देख लो कंपाउंड ए और बी की बात कर लेते हैं। देखो CHO ऊपर, CHO ऊपर, CH2OH नीचे, CH2OH नीचे, HOH 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 पर बीच वाले पे देखो HOH OH, मतलब दो कायरल सेंटर सेम, दो कायरल सेंटर सेम, पर जो बीच वाला कायरल सेंटर है ये क्या है, डिफरेंट है। तो देखो बस एक ही कायरल सेंटर पे डिफरेंस आ रहा है और बाकी दोनों कायरल सेंटर क्या है, सेम। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, दे आर एपीमर ऑफ ईच अदर। तो ए और बी क्या है, बोथ आर डायस्ट्रोमर एंड एपीमर ऑफ ईच अदर। डायस्ट्रोमर एपीमर का ही एक टाइप है, एपीमर सॉरी डायस्ट्रोमर का ही एक टाइप है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एपीमर। मतलब डायस्ट्रोमर के अंदर स्पेशल कैटेगरी दे रखी है कि सारे कायरल एटम सेम हो और सिर्फ एक कायरल सेंटर डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपीमर बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम डिफरेंट जो एनोमेरिक इफेक्ट है वगैरह वगैरह, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखेंगे हम लोग, ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता दो मुझे, और आप इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और इसको शेयर करो दोस्तों के साथ, ठीक है। और बड़ा एक काम करना शुरू कर दो अभी से कि एनसीईआरटी में जितने भी आपको स्ट्रक्चर दे रखे हैं उनको बना के प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, बिकॉज अगर आपको याद नहीं होंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी फ्यूचर के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच।